वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। काफ़ी दिनों के बाद मिल रही हूँ, कुछ नया वीडियो लेकर आई हूँ। स्टैंडर्ड 10, दिस इज चैप्टर 6, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बड़ा आसान छोटा सा ही है, 2-3 पेजेस का ही है। तो देखेंगे इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या लिखा है आपकी बुक में। इन्होंने बताया कि लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट ट्रैवल करती है। हाँ, हमें पता है, हमने लोअर क्लासेस में यही पढ़ा है कि लाइट ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट मैनर, हमेशा स्ट्रेट जाती है। अगर कोई ओपिक ऑब्जेक्ट इसके वे में आ जाए, पाथ में आ जाए, है ना, तो क्या होता है, एक शैडो फॉर्म होती है। शैडो कैसे बनती है पता है आपको? मान लो ये सोर्स है लाइट का, जहां से लाइट आ रही है, तो इसके बीच में अगर ये ओपिक ऑब्जेक्ट आ जाता है तो लाइट रेज जो है यहाँ से जाएगी आगे, यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी, बट इसमें से नहीं पास हो सकती। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इसकी शैडो जो है हमें जमीन पर नजर आती है। शैडो का मतलब कैसी बनती, कैसे शैडो, क्योंकि इसमें से लाइट रेज पास नहीं होती तो बाकी का एरिया जो है वो लाइटेड दिखता है, और ये एरिया कैसा हो जाता है, थोड़ा ब्लैकिश कलर का दिखने लगता है, छाया वाला, है ना। तो इसकी शैडो यहाँ पर बनती है। वैसे अगर हमने इस सोर्स का रिलेटिव पोजीशन अगर चेंज करते हैं तो क्या होगा, तो इसकी शैडो भी उस अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी, छोटी या बड़ी भी आ सकती है अगर हम लाइट को पास या दूर करें, ऐसा भी हो सकता है। ये हमने पढ़ा। अब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि लाइट जो है कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में अपना क्या बोलेंगे, डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। मतलब क्या होता है, लाइट जो है वो बेंड हो जाती है। ठीक है, स्ट्रेट करती है, स्ट्रेट आती है, ये हमको मालूम है, पर ये बेंड भी होती है, लेकिन इसके लिए कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं, उसी कंडीशंस में वो लाइट जो है बेंड होती है। अब हम पढ़ेंगे, एक एग्जांपल दिया है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दो चीजों के बीच में सबसे पहले क्लियर कर देती हूँ क्या होता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन वो चीज है जिसमें लाइट एक बार आकर टकराती है और वापस जाती है। ओके, ये एक ऑब्जेक्ट है, लाइट इस पर आकर गिरी और वापस गई, ये हुआ रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो लाइट आई और इसने इसको क्रॉस कर लिया। अब ये मेरे हैंड है, तो मेरे हैंड में से तो लाइट क्रॉस नहीं जाएगी, आगे नहीं जाएगी। फिर क्या होगा, तो मैं इसकी जगह पे अगर मैं ग्लास रखती हूँ तो क्या होगा, लाइट विल ट्रैवल स्ट्रेट एंड इट विल रिफ्रैक्ट। ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी, आगे बढ़ेगी, है ना, ये वापस नहीं आएगी, ये आगे बढ़ जाएगी। तो ऐसी करनी वापस भी आती है, कुछ क्या बोलेंगे हम, कुछ रेज जो है वापस आती है, पर फिलहाल मैं रिफ्रैक्शन पढ़ा रही हूँ तो इसलिए मैं ये आपको बताऊंगी कि लाइट रेज ट्रैवल होगी और आगे बढ़ जाएगी। तो ये एक मीडियम है, ग्लास में से पास हो रही है ना, ये एयर है, हवा में से आ रही है लाइट रेज और ग्लास में से आगे जा रही है, तो ग्लास क्या हुआ, एक दूसरे टाइप का मीडियम हुआ। क्लियर, और दूसरे टाइप के मीडियम में से वो आगे जा रही है, इसका मतलब ये एक रिफ्रैक्शन हुआ। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या है, इसे टकराकर वापस जाना, ये रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन से टकराकर वापस नहीं आते हुए आगे जाना, दैट मीन्स रिफ्रैक्शन। क्लियर, तो ये मैंने एक मीडियम वर्ड यूज किया, वो भी मैं क्लियर कर देती हूँ। लाइट जो है अलग अलग मीडियम में से ट्रैवल होती है। जब लाइट अलग अलग मीडियम में से ट्रैवल होती है तो ये बेंड होती है। ठीक है, तो ये बेंड होती है, इसका मतलब कैसा है, तो थोड़ा सा झुकती है, इधर झुकती है, इधर झुकती है, इस तरीके से होती है, बेंडिंग होती है। जैसे हमने ये सुना कि लाइट हमेशा स्ट्रेट ट्रैवल करती है, तो ऐसा है, लेकिन जब वो अलग अलग मीडियम से ट्रैवल होती है तो वो थोड़ा बेंड होती है, वो झुकती है। क्लियर हो रहा है आपको? फिर आगे बढ़ाती हूँ। फिर स्टूडेंट इसके आगे दिया है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक दो एक्टिविटीज दी है, मैं एक एक्टिविटीज आपको समझा देती हूँ, दूसरी आप खुद समझेंगे या करके देखेंगे। तो एक ग्लास दिया है, ये इसलिए पहले बता रही हूँ क्योंकि ये फेमिलियर है, हम जानते हैं। एक ग्लास है और इसमें पानी भरा है हमने, और हमने एक पेंसिल डिप की उसमें। अगर हम स्ट्रेट डिप करते हैं तो क्या होता है, नीचे का जो पेंसिल का जो हमको कैसा ग्लास लेना है, सबसे पहले तो ट्रांसपेरेंट लेना है, और जो पेंसिल आप डालोगे, पानी के अंदर में जो पेंसिल का हिस्सा होगा वो आपको मोटा दिखाई देगा, थिक दिखाई देगा। क्लियर, पेंसिल जो है मोटी दिखाई देगी ऊपर क्या कंपैरिजन में। ठीक है, ऊपर जो है वो नॉर्मल दिखेगी, जैसी पेंसिल है वैसी, बट पानी के अंदर जाते ही हमको वो मोटी दिखेगी। दूसरा एक और कि आप थोड़ा सा
टेढ़ा बेंड करके पेंसिल को ऐसे टेढ़े डालो। क्लियर? इस तरीके से पहली कंडीशन में आपको कैसे डालना है, स्ट्रेट डालना है ऐसा। दूसरी कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसी ग्लास में थोड़ा टेढ़ा डालेंगे ऐसा। ये पेंसिल आगे तो जाएगी ना, मतलब ऐसी सिंगल पे एक ही पेंसिल है, ये आगे गई तो यहाँ से हमें क्या होगा, ये पेंसिल मोटी भी दिखाई देगी और दूसरा हमें ब्रेक होती हुई ऐसा लगेगा कि यहाँ से टूट गई है। ये यहाँ सीधी ना नजर आते हुए ऐसी नजर आएगी, इस तरीके से कुछ नजर आ सकती है, टूटी हुई सी नजर आएगी। तो ये होता क्यों है, मैं बहुत सिंपल शब्दों में क्लियर करती हूँ कि ये रिफ्रैक्शन होने की वजह से होता है। रिफ्रैक्शन मतलब क्या है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। मतलब यहाँ ग्लास में से लाइट जब आगे बढ़ेगी, मतलब वाटर में से लिखा हुआ है चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हाइल कमिंग आउट ऑफ द वाटर। जब पानी में से लाइट बाहर आएगी, लाइट बाहर आती है तो मीडियम चेंज होता है ना, पानी एक अलग मीडियम हो गया, ये एयर ये एक अलग मीडियम हो गया, ठीक है। और लाइट तो यहाँ भी है बाहर में भी है, ठीक है। तो यहाँ से जो लाइट बाहर निकलेगी तो मीडियम चेंज होगा और इस वजह से ये फिनोमेना हमें नजर आता है, ठीक है। नहीं ध्यान में आ रहा है तो आप इतना ध्यान में रख सकते हैं कि क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है, लाइट पास हो रही है और मीडियम चेंज हो रहा है, पानी में से एयर में जा रहा है लाइट, तो इसीलिए ये फिनोमेना हमें नजर आता है, ठीक है। इस वजह से हमें ये ऐसा नजर आता है। लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, लाइट हमेशा अपना डायरेक्शन चेंज करती है when going from one transparent medium to another transparent medium। लाइट अपना डायरेक्शन चेंज करती है, कब चेंज करती है, जब वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है। जैसे वाटर में से लाइट अगर एयर में जा रही है, या फिर एयर में से लाइट अगर वाटर में जा रही है या ग्लास में जा रही है, कांच का अगर स्लैब रखा है तो उस समय पे लाइट जो है वो बेंड होगी। ये हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, बट फिलहाल आपको जो थ्योरी है वो समझा रही हूँ, ठीक है। बेंडिंग होता कब है, हमेशा मैंने ये सुना है कि लाइट हमेशा सीधी आती है, क्लियर, स्ट्रेट आती है, पर ये बेंड भी होती है। बेंड मतलब कैसा, ऐसा भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकती है, या फिर ऐसा 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 भी हो सकता है। बेंडिंग हो सकती है, लेकिन कब होगी, जब मीडियम बीच बीच में उसे बदलता हुआ नजर आएगा, ठीक है। हमारे एटमॉस्फेयर में एक थोड़ी इंफॉर्मेशन दे दूं, हमारे एटमॉस्फेयर में जो है अलग अलग मीडियम के लेयर हैं, क्योंकि हर जगह पे देखो आप पृथ्वी के जो अर्थ है हमारे, उसके पास का जो भी क्या बोलेंगे एक लेयर है, वो लेयर में हर चीज अलग है, पूरा वो मीडियम ही अलग है। ऊपर में उससे ऊपर जाओगे थोड़ा कम टेम्परेचर होगा, और ऊपर जाओगे और कम टेम्परेचर होगा, वाटर वेपर्स का भी वैसे ही होगा, है ना। तो कम या ज्यादा हो सकता है हर एक लेयर में। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ का पूरा वातावरण अलग है, इसका मतलब ये अलग ही लेयर है, ठीक है। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर जो है अलग अलग लेयर्स में बटा हुआ है, तो उसे हम अलग अलग मीडियम भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो सूरज से आने वाली जो रेज है वो हमारे पास स्ट्रेट आती है क्या, नहीं आती है। क्यों नहीं आती है, क्योंकि वो अलग अलग लेयर्स में से हमारे पास आती है। हर एक जगह हर एक लेयर का एक अलग अलग वातावरण होता है, तो वो वातावरण मतलब उसका मीडियम हुआ। तो वो अगर मीडियम इस मीडियम से अलग है, यहाँ पर एक मीडियम है, यहाँ पर एक मीडियम है, ये मीडियम इस मीडियम से अलग है, ठीक है। यहाँ का वातावरण यहाँ के वातावरण से अलग है, तो इसका मतलब ये दोनों भी अलग अलग मीडियम हुए, क्लियर। तो जो सूरज की किरणें आती है हमारे पास, वो हमेशा स्ट्रेट नहीं आती, हमेशा मतलब कभी भी स्ट्रेट नहीं आती, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर के अलग अलग लेयर से होकर गुजरती है और फिर हमारे पास आती है, तो वो बेंड होते होते आती है। चलो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी, अब हम पढ़ते हैं ये क्लास लैब वाला। ये प्रैक्टिकल स्टूडेंट मोस्टली 10th स्टैंडर्ड में होता ही है, तो थोड़ा एक्सप्लेन करा दूँ। क्या करना है, एक स्लैब रखना है, थोड़ा सा समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है इसे, मेरे पास लैब भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मैं समझाना मुझे बड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। फिर भी कोशिश करती हूँ मैं कुछ समझाने की। तो ये स्लैब है, स्लैब कैसा होगा, मान लो ये कांच की जो ये आपको दिख रहा है इस तरीके का, इतना मोटा हो सकता है और इतना बड़ा नहीं होता है, ये जो दिख रहा है ये इतना बड़ा नहीं है, इसका आधा आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। ऐसा स्लैब होता है, ठीक है, ग्लास का स्लैब। तो हमें करना क्या है, हम स्टूडेंट्स इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या करेंगे, तो एक स्लैब दिया है जो मैंने आपको अभी दिखाया,
वो स्लैब नहीं था बट वैसा होता है और कांच का होता है, मतलब ग्लास से बना हुआ होता है। तो उसे हम बिल्कुल एक कागज़ पे रख देंगे, एक पैड पर रख देंगे, इस तरीके से हम रख सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है, यहाँ। और मैं अगर यहाँ से देखती हूँ उस कांच के स्लैब में से, तो मुझे यहाँ की चीज़ें दिखेगी, ठीक है। अगर मैं ऐसा ध्यान से देखूंगी तो मुझे उधर की चीज़ें दिखती है। क्लियर हो रहा है? ये क्योंकि थर्मोकोल जैसी कोई चीज़ है से बना हुआ है, तो ये इसमें से नहीं दिखेगा, बट वो जो स्लैब होता है वो ऐसा ही इतना मोटा हो सकता है, इतना थिक हो सकता है। ये दो चीज़ें हैं, दो टुकड़े हैं, ऐसे दो टुकड़े नहीं होते हैं, वो भी क्लियर कर दूँ, ठीक है। इस तरीके से इतना थिक वो हो सकता है। तो इस तरीके से आपको एक पेपर पे उसे रखना है, ठीक है। और क्या करनी है, तो एक लाइन ड्रॉ करनी है, स्लैंट लाइन, ठीक है। मैं यहाँ से स्लैंट लाइन ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। अब क्या करूँगी, मैं इस स्लैंट लाइन पर पिन लगाऊंगी। मैं 2 पिन लगा देती हूँ, पिन, ठीक है। पिन कैसे लगाना है, सीधी लगाना है। अब आप सोच रहे होंगे मैम आपने कागज़ पे रखने बोला है और फिर इसके बाद स्लैब रखने बोला है, तो वो कागज़ भी हमें कहाँ रखना है, एक लकड़ी का एक ऐसे पैड के जैसे होगा, आपके लैब में मिलेगा, उस लकड़ी के पैड पे आपको कागज़ रखना है, पेपर रखना है, उसके ऊपर स्लैब रखना है। स्लैब के चारों ओर की जो भी आउटर लाइन है वो हमें ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। एक ऐसा शेप हमें मिलेगा कि स्लैब के जैसा दिखना चाहिए, इसलिए मैंने इस तरीके से बनाया है। उसके बाद हमें वो स्लैब उठा लेना है, और नहीं भी उठाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक लाइन आपको यहाँ पे स्लैंट लाइन ड्रॉ कर लेनी, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्लैंट भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो ये इस तरीके से होगा, वो इस तरीके से कुछ होगा, तो मैं यहाँ ये जो स्लैंट लाइन यहाँ बनी होगी, वहां पर मैं एक और दूसरी पिन लगाऊंगी, ठीक है। खड़ी लगाऊंगी, है ना, ऐसे दबाकर उसे हम लगा देंगे, एक के पीछे एक आएगी। क्यों आएगी एक के पीछे, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। अगर मैं यहाँ पिन लगाती हूँ, दूसरी पिन मैं यहाँ लगाती हूँ, तो यहाँ पर एक पिन खड़ी होगी इस तरीके से, और यहाँ पर भी एक पिन खड़ी हो जाएगी, वो एक के पीछे एक हो सकती है, एग्जैक्टली, ठीक है। उसके बाद क्या करूंगी, तो ये 2 पिन को मुझे क्या करना है, स्लैब की दूसरी साइड से देखना है, ओके। जैसे अगर पिन यहाँ लगी होगी, ये एक पिन यहाँ लगी है, दूसरी पिन यहाँ लगी है, तो आपको स्लैब के इस साइड से देखना है, ठीक है। इस साइड से आप देखोगे तो आपको क्या करना क्या है, तो यहाँ पे जो 2 पिन लगी हुई है, उस 2 पिन को एग्जैक्टली एक लाइन में देखकर यहाँ पर भी वैसी ही 2 पिन लगानी है। तो कितने भी डिस्टेंस पर आप लगा सकते हो, वो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपने डिस्टेंस थोड़ी गिनोगे, आप वहां नहीं गिन पाओगे। तो जहां ये जो 2 पिन आपको एक स्ट्रेट लाइन में दिख रही है, स्लैब में से देखना है आपको, और यहाँ पर 2 पिन वो लगा देनी है। ऐसी दिखेगी आपको इसमें से कि वो स्ट्रेट, बिल्कुल आपको ऐसा लगना चाहिए कि मैंने ये चारों पिन एक ही लाइन में लगाई हुई है। ये 2 तो पहले ही लगाई थी, तो ये जो नेक्स्ट 2 लगाई है वो बिल्कुल एक ही लाइन में आना चाहिए। और वो देखकर, किस में से देखकर लगानी है आपको, इसमें से, ऊपर से देखकर नहीं लगाना है, यहाँ से देखकर लगाना है, पिन लगाना है, पिन, कोई लाइन नहीं ड्रॉ करनी, कुछ नहीं करनी। फिर आप क्या करेंगे, उस पिन को उठा लेंगे, ठीक है, इस स्लैब को भी उठाकर रख देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो पिन है हमने इस साइड से देखा, इन दोनों को कहाँ दिख रही थी मुझे, जहां पर भी दिख रही थी, मैंने यहाँ एक दिखी मुझे, और उसी के पीछे एक और लगा दी मैंने पिन, तो ऐसी मैंने 4 पिन लगा दी। अब क्या करना है, मुझे यहाँ लाइन ड्रॉ करनी है, समझ में आ रहा है। अब ये हमें क्या कर रहा है, क्या बता क्या रहे हैं, तो हमें ये बता रहे हैं कि देखो, अगर ये लाइट स्ट्रेट ट्रैवल कर रही है, ये लाइट अगर स्ट्रेट ट्रैवल कर रही है, तो पिन कहाँ लगनी चाहिए थी, यहां लगनी चाहिए थी, है ना। पर लाइट स्ट्रेट ट्रैवल नहीं कर रही है, लाइट बेंड हो रही है, इसीलिए हमने पिन यहाँ न लगाते हुए, जब उसे हमने स्ट्रेट देखा तो हमें वो पिन यहाँ इस लाइन में स्ट्रेट दिखी, और हमने यहाँ 2 पिन लगा दी। क्लियर। अब हमने ये पिन्स लगा दी है, और अब हम यहाँ पर एक नॉर्मल, मतलब परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। इस लाइन को एक स्ट्रेट लाइन, 90 डिग्री एंगल बनाने वाली लाइन हम ड्रॉ करेंगे, एक यहाँ पर भी ड्रॉ करेंगे, इसे भी हम नॉर्मल कहते हैं, ठीक है। ये कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट,
ठीक है, I होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये जो एंगल होगा, क्योंकि ये रेज यहां से गुजरकर बाहर आ रही है इस ग्लास में से, तो इसे कहेंगे यहाँ पर जो भी है नॉर्मल के साथ इस यहाँ पर जो भी एंगल बनेगा वो होगा एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है, ई कहेंगे इसे, ठीक है। ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये होगा एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये I1 ये जो है ये भी एक एंगल ऑफ इंसिडेंस हो सकता है, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हम इसे कहते हैं। ये I है, एक बार इंसिडेंस हुआ, और ये I डैश है, सेकेंड टाइम यहाँ पर इंसिडेंस हुआ है, ठीक है। अब ये आपको क्लियर कर दिया मैंने। अब हम क्या देखेंगे, अब आपको मैं थोड़ा सा ये समझा दूं। लाइट रेज ऐसी आ रही है, ये इससे हमने क्या पढ़ा, तो हमने ये पढ़ा कि लाइट रेज जो है, हमने ये जो ड्रॉ किया था पेंसिल से, ये था लाइट रेज आ रही है एयर में से एक दूसरे मीडियम में जा रही है। ये ग्लास है, मतलब एयर में से जाएगी ग्लास में, तब मीडियम चेंज हो गया। जब मीडियम चेंज होता है तो लाइट क्या होती है, बेंड होती है, तो ये स्ट्रेट न जाते हुए बेंड होते हुए नजर आएगी। तो ये जो है वो ही लाइट है, ये जो लाइट है दिख रही वो इस तरीके से हमें नजर आएगी, ठीक है, यहाँ। फिर उसके बाद फिर से मीडियम चेंज हो रहा है ना, फिर ये ग्लास में से एयर में जा रही है, फिर से मीडियम चेंज हो रहा है, तो लाइट रेज फिर से बेंड होगी। क्लियर, ये ऐसी स्ट्रेट ना आते हुए इस तरीके से थोड़ी और बेंड होते हुए आपको नजर आएगी। क्लियर, तो मीडियम जब चेंज होता है तो लाइट रेज चेंज होती है। वो भी जो रिफ्रैक्शन हो रहा है यहाँ पर हम देख लेंगे कि एंगल I और एंगल E एग्जैक्टली सेम होगा। ये एंगल R और ये एंगल I1 ये एग्जैक्टली सेम आएगा, मतलब इसकी जो मेजरमेंट अगर हम लेंगे तो ये हमेशा सेम आएंगे। आप जब प्रैक्टिकल करोगे तो आपकी ये वैल्यू सेम आने भी चाहिए। क्लियर, तो ही आपका ये बराबर आया, अदरवाइज आपने कुछ प्रॉपर किया नहीं, ऐसा आप समझ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमेशा सेम आएंगे। और कुछ दिया है, लिखा है दस द लाइट रेज, सॉरी सेकेंड पेज नंबर 74 पे सेकेंड पैराग्राफ, ऑन बोथ पैरेलल साइड PQ एंड IS, ये जो दोनों पैरेलल साइड है, ये PQ एंड IS ऑफ द ग्लास स्लैब, द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज का चेंज होने का जो डायरेक्शन है इज इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ये इक्वल होता है और अपोजिट, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, सो दस द लाइट रेज MD इमर्जिंग फ्रॉम द ग्लास स्लैब इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे AN, क्या लिखा है लास्ट पर इसमें समझाया है, दस द लाइट रे MD इमर्जिंग फ्रॉम द, ये जो लाइट रे है MD, यहाँ पर MD नाम दिया हुआ था, सॉरी यहाँ पर MD, ये इस रे को क्या है, पैरेलल है, लेकिन समवॉट क्या है, समवॉट डिस्प्लेस्ड विथ रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट रे, लेकिन थोड़ी कैसी है, डिस्प्लेस्ड है। एग्जैक्ट यहाँ आनी चाहिए थी बट यहाँ नहीं आएगी, कैसी है, वो सरक गई है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया होगा आपको। ये लाइन और ये लाइन ये एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है। अब इससे नहीं मिला सकते थे तो हमने इसको एक्सटेंड किया है और हम बता सकते हैं कि ये दोनों लाइन कैसी है, पैरेलल है, मतलब ये और ये लाइन पैरेलल है, बट ये और ये लाइन जो है ये एक ही लाइन में ना आते हुए थोड़ी सरक गई है। ठीक है, अब है आगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लेट अस स्टडी द लाइट रेज एंटरिंग अ ग्लास slab from air as shown in the figure 6.2. Here AN is the incident ray and NB is the refracted ray. आप अपने बुक में देखेंगे यहाँ AN is the incident ray, ये incident ray हुई, and लिखा है NB ये हुई refracted ray, आप देख सकते हैं। ठीक है, NB is the refracted ray। पहला जो रूल बताया है, इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल के अपोजिट साइड में है। ये नॉर्मल है, एक इधर रे दिख रहा है, एक दूसरा साइड में दिख रहा है, तो ये कैसे है, अपोजिट दिख रहा है ना, आप देख सकते हो यहाँ नॉर्मल के अपोजिट साइड में, एक इधर साइड में है तो दूसरा इधर साइड में। फिर लिखा है सरफेस ऑफ द स्लैब are the opposite side of the normal to the surface of the slab at that point, that is CD
and 3 incident ray, refracted ray and the normal are in the same plane. दूसरा एक और बोला है कि इस पॉइंट पे यहाँ पर जो नॉर्मल बना है और ये जो पॉइंट दिख रहा है यहाँ पर इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों भी सेम प्लेन में होंगे. सेम प्लेन का मतलब क्या होता है, थोड़ा समझा दूं मैं, कि जैसे यहाँ से कोई रे पास हो रही है और वो आगे इसी इतने ही लेवल पे आगे जा रही है, तो ये सेम प्लेन हुआ. ठीक है स्टूडेंट, ये इसी लेवल पे जा रही है और यहाँ पर ही इतने ही आड़े में ही हम यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे. तो ये तीनों भी, अगर मैं कागज रखती हूँ यहाँ पर, तो वो कागज कैसा आएगा, एक ही जैसा आएगा, ऐसा आड़ा टेढ़ा मुझे रखना नहीं पड़ेगा. क्लियर. लाइट रेज यहाँ से एंटर की, इसी लेवल पर वो आगे बढ़ी और यहीं पर हमने नॉर्मल ड्रॉ की. इसका मतलब ये तीनों भी क्या चीजें कैसे हैं, सेम प्लेन में है. ठीक है. फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया हियर एयर एंड ग्लास the ratio of sin I to sin R is a constant. ये मैं बताती हूँ आपको. हाँ, सेकंड लिखा है for a given pair of media here air and glass the ratio of sin I and sin R. इसे हम sin I पढ़ेंगे, लिखेंगे. ये साइन क्या है, तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से आया हुआ है. 10th में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है और वहां पर साइन कॉस थीटा, शायद 9th में भी रहा होगा, मुझे पता नहीं, बट साइन कॉस थीटा ये सारी चीजें वहां होती है, तो इस साइन वहीं से आया है. ठीक है. तो एंगल आई जो है एंगल ऑफ इंसिडेंट अपॉन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जब हम ये लेंगे साइन आई अपॉन साइन आर और इनकी जो वैल्यूज हम निकालेंगे तो ये हमेशा कांस्टेंट आएगी, फिक्स आएगी. ठीक है. वैल्यूज चेंज नहीं होगी. अगर आई चेंज होता है तो आर भी चेंज होगा और फिर डिवाइड करके आंसर हमेशा सेम आते जाएगा. जितना आई आप चेंज करोगे उतना आर आपका चेंज आएगा. ठीक है. तो इसीलिए कहा गया है कि ये जो वैल्यूज है ये कांस्टेंट रहेंगी. हियर आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड आर इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे कहते हैं. बहुत सिंपल शब्दों में स्टूडेंट मैं आपको बता दूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है. तो किसी भी मीडियम की लाइट को बेंड करने की जो क्षमता है उसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में काउंट करते हैं. ठीक है. तो हम ये कहते हैं कि उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसा होगा वैसी लाइट बेंड होगी. तो इसका मतलब ही क्या हुआ, बहुत याद रखने के लिए आप पेपर में नहीं लिख सकते कि द कैपेसिटी टू बेंड द लाइट, द कैपेसिटी ऑफ मीडियम टू बेंड द लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. नहीं, आप नहीं लिख सकते ऐसा. ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि हर एक मीडियम को की लाइट को बेंड करने की एक अपनी अपनी कैपेसिटी होती है ना, एक अपना एक क्या बोलेंगे, उसका एक मेजर होता है. तो उसको हम कैसे गिनते हैं, तो उसे हम गिनते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में. ठीक है. The change in the direction of a light rays while entering different media is different. हर एक लाइट रेज अलग अलग मीडिया से गुजरते समय पे अलग अलग इसमें बेंड होती हैं. इट इज रिलेटेड टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम. उसका उस जिस मीडियम से वो लाइट गुजर रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है. अब फिर यहाँ पर वही वर्ड आ गया, तो इसी का मतलब मैं समझाने के लिए बताऊंगी कि हाँ उस मीडियम की क्या कैपेसिटी है चेंज टर्न करने की, कितना वो उसे उस लाइट को बेंड कर सकता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है इसके ऊपर वो डिपेंड करेगा. द वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडिया एंड ऑल्सो फॉर द लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स. अलग अलग मीडिया के ऊपर भी तो डिपेंड करती है. बेंडिंग जो है, लाइट कैसे बेंड होगा, अगर पानी में से जाता है तो अलग बेंड होगा, कांच में से ग्लास में से जाता है तो अलग बेंड होगा, केरोसिन तेल में से जाता है तो अलग बेंड होगा. ये जो लाइट है वो अलग अलग बेंड हो सकती है, मेरे मतलब बेंडिंग जो है वो अलग अलग हो सकती है. किस पर डिपेंड करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम. दूसरा कलर ऑफ द लाइट, लाइट कौन से कलर की है, रेड कलर की है, ब्लू कलर की, ग्रीन है, तो उसके अकॉर्डिंग वो बेंडिंग होगा. फिर बोला है द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट मीडिया एंड ऑल्सो फॉर द सेम मीडियम. द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ सेम सब्सटेंसेस विथ रिस्पेक्ट टू द वैक्यूम आर गिवन इन द टेबल. आपके जो सामने टेबल दिया है बुक में पेज नंबर 75 में, यहाँ पर इन्होंने लाइट जो है वो वैक्यूम में से पास की. वैक्यूम का मतलब क्या होता है, एक ऐसी प्लेस, ऐसा मीडियम जहाँ पर एयर भी प्रेजेंट ना हो. अब यहाँ पर जो है लाइट रेस पास हो रही है, आ रही है लाइट रेस, पर ये वैक्यूम नहीं है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं भी प्रेजेंट हूँ, वैक्यूम एयर प्रेजेंट है. एक ऐसी जगह जहाँ एयर भी प्रेजेंट ना हो, एयर हर जगह होती है
और ऐसी कोई प्लेस में से हमने एयर भी निकाल ली है, कुछ भी प्रेजेंट ना हो, ऐसी जगह को हम वैक्यूम कहते हैं। ठीक है, तो लाइट रेज जो आगे चार्ट दिया है वो उसमें लाइट रेज उन्होंने वैक्यूम में से पास की है। जब हम वैक्यूम में से लाइट रेज को पास करते हैं और फिर किसी मीडियम में से पास किया, मान लो वैक्यूम में से आ रही है लाइट रेज, फिर ग्लास में से पास की, वाटर में से पास की, अल्कोहल में से की, केरोसिन में से की, तब हम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काउंट करते हैं उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसे कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस लाइट की जो वेलोसिटी है, गति है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्या लिखा है, एक बार और पढ़ती हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम। उस मीडियम में उस लाइट की वेलोसिटी कितनी होगी उसके ऊपर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है। ठीक है, उसके ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है। मतलब उस मीडियम में कोई भी लाइट आ रही है तो वो लाइट की गति कितनी होगी मीडियम में, ऊपर में कुछ और गति होगी, लेकिन अगर ग्लास में से जाता है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होगी, तो उसकी कितनी वेलोसिटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने बताया कि उस मीडियम जो है उसमें लाइट बेंड होती है तो वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग बेंड होती है। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया जब लाइट रेज हमने वैक्यूम में से किसी मीडियम में पास की है तो उसे हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। अब देखेंगे थोड़ा आगे। अब स्टूडेंट्स हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है ना, सेकेंड मीडियम का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट, इससे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें निकालना है। ये सेकेंड मीडियम हो गया। ठीक है, लाइट ट्रेवल्स यहाँ से करने वाली है, एयर इज द फर्स्ट मीडियम एंड इफ इट इज ग्लास दैट मीन्स ग्लास इज द सेकेंड मीडियम। तो आपको ये तो बता दिया मैंने कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए इट इज द रेशियो ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द सेकेंड मीडियम, दोनों का रेशियो होता है। इसीलिए हम क्या लिखेंगे, ट्वाइस n1, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकाल रहे हैं सेकेंड मीडियम का, उसे 2 हम यहाँ लिखेंगे, n1 फर्स्ट से निकाल रहे हैं इसलिए पहला हम 1 नंबर यहाँ लिखेंगे। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1, पहले मीडियम में वेलोसिटी कितनी थी लाइट की, अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2, सेकेंड मीडियम में मतलब ग्लास में जाने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी थी। वो ये जो वैल्यूज है आप सोच रहे होंगे टीचर हम कहाँ से लिखेंगे, मैम हम कहाँ से लिखेंगे, तो ये वैल्यूज प्रॉब्लम में दी हुई होती है और बोला गया होता है कि फाइंड आउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम और जो भी है थर्ड मीडियम फोर्थ मीडियम जो भी है। ओके, तो आप इसी तरीके से निकालेंगे। और विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम सेकेंड मीडियम वो भी दिया होगा तो आप उसकी वेलोसिटी जो है वो दी होगी वो ऊपर लिखेंगे, सेकेंड मीडियम में जो लाइट की वेलोसिटी होगी वो अपॉन में लिखेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द 1। क्लियर। उसके बाद दिया है सिमिलरली द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू द मीडियम 2। अगर हमको पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ n लिखेंगे और यहाँ 2 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ 2 लिखा है तो हमने वेलोसिटी 2 नीचे लिखी है, v2 नीचे लिखी है। अब यहाँ हमने 1 लिखा है तो वेलोसिटी जो है पहले मीडियम की जो वेलोसिटी है वो यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ मतलब यहाँ मैं लिख देती हूँ v1 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा v2। ये पूरा ही है लिखना बट मैंने इसे शॉर्ट पे लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे, ये हमेशा ध्यान में रखेंगे। 2 हमने पहले लिखा है, 1 हमने पीछे लिखा है, इसका मतलब हम सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं तो सेकेंड जो होगा वो हमेशा उसकी वेलोसिटी जो होती वो हम नीचे लिखेंगे, फर्स्ट मीडियम जो होगा उसकी वेलोसिटी हम ऊपर लिखेंगे। क्लियर स्टूडेंट। अब यहाँ पर फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है इसलिए फर्स्ट का हम नीचे लिखेंगे और सेकेंड का हम ऊपर लिखेंगे। इस तरीके से आप ध्यान में रखेंगे तो गलत नहीं होगा। अगर ये वैल्यूज ऊपर नीचे हो गई तो इसका मतलब आपका प्रॉब्लम हो गया रॉन्ग। तो ये दिया है। इसके बाद है इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, सॉरी, इफ द मीडियम फर्स्ट मीडियम इज वैक्यूम
Then the refractive index of medium 2 is called absolute refractive index and it is written as n. इन्होंने बोला है अगर फर्स्ट मीडियम जो है वैक्यूम है, मतलब लाइट रेज वैक्यूम में से पास हो रही है, यहाँ हमने एयर में से पास की थी, है ना, एयर और ग्लास था, बट वैक्यूम में से अगर लाइट रेज पास हो रही है देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, और तब मीडियम 2 जो होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसे हम एन से डिनोट करेंगे। 3 लॉज दिए हैं, बहुत जल्दी मैं इसे खत्म करती हूँ, फिर हम बाकी का कंसेप्ट आगे पढ़ेंगे। 3 लॉज है, बहुत शॉर्ट में समझा देती हूँ। अब स्टूडेंट्स ये जो 3 आपको दिख रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया, अलग अलग रिफ्रैक्शन दिखेंगे, जब रिफ्रैक्शंस हम देखने वाले हैं अलग अलग मीडिया में, मतलब मीडियम जब चेंज होता है तो बेंडिंग कैसे होती है वो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। 3 रूल्स के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या है। रेरर मीडियम, रेरर मतलब हवा। सबसे पहले तो मैं 2 मीडियम्स को क्लियर करती हूँ। रेरर मतलब बहुत बिखरा हुआ हम बोल सकते हैं। मैंने बहुत एक एग्जांपल दिया था, एक इतना एरिया है और इतने एरिया में मैं 2000 ट्रीज अगर प्लांटेशन करती हूँ तो ये डेंस होगा, और उतने ही एरिया में 500 मैं ट्रीज का प्लांटेशन करूँगी तो ये रेरर एरिया कहलाया जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? डेंस फॉरेस्ट बोलते हैं, मतलब थोड़ी जगह में भी बहुत सारे प्लांट्स है तो उसे हम डेंस फॉरेस्ट कहते हैं। तो वैसा ही क्या होता है, कांच की जो मॉलिक्यूल्स है, जो ग्लास है, इसके मॉलिक्यूल्स बहुत टाइटली क्लोजली पैक होते हैं, इसलिए उसे हम डेंसर मीडियम कहेंगे। और इतने ही अगर यही एरिया अगर मैं एयर का लेती हूँ तो एयर में उतने मॉलिक्यूल्स आपको नजर नहीं आएंगे, इसलिए वो मीडियम जो होगा वो रेरर मीडियम होगा। ठीक है, अब इसमें इतने एरिया में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे इसलिए ये डेंस है। किससे डेंस है? हवा से डेंस है। जब लाइट रेज एयर में से पास हो रही है और डेंसर मीडियम में जा रही है, मतलब रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, इस समय पे लाइट रेज इस नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। नॉर्मल क्या है? एक हमने लाइन ड्रॉ की है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है इस सरफेस को। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना मतलब परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना, और ये हमने समझने के लिए ड्रॉ की है। क्या समझने के लिए? कि बेंडिंग कहाँ होती है, इधर साइड होती है कि उधर होती है। ओके, तो जब हवा में से, एयर में से डेंसर मीडियम में, मतलब रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट रेज पास होती है तो वो इस लाइन की तरफ बेंड होती है। ठीक है, मतलब नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। दूसरा आंसर, वही लाइट रेज अगर वही है और लाइट रेज डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में आ रही है, मतलब ये लाइट तो आगे निकलेगी, तो वैसे ही डेंसर मीडियम से अगर रेरर मीडियम में आ रही है, इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो लाइट रेज है ये नॉर्मल की तरफ बेंड ना होते हुए अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। ठीक है, ये नॉर्मल से आपको दूर दिख रही है। तीसरा, ये लाइट रेज अगर आप स्ट्रेट ट्रैवल करते हो, मतलब ऐसे स्ट्रेट डालते हो, तो यहाँ पर कोई भी बेंडिंग आपको नजर नहीं आएगा, चाहे रेरर मीडियम चाहे डेंसर मीडियम कुछ भी हो। ठीक है, तो ये 3 चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर आज का मैं इतना ही टॉपिक ले रही हूँ स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक हम कल पढ़ेंगे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स से आगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।